ये इनके डिपार्टमेंट के पास जो भी आते हैं मिलजुल के खाते हैं और करप्शन करते हैं, और कोई कुछ नहीं है इनके पास सिवाय जुमले के, सिवाय धोखे के और सिवाय बेवकूफ़ लोगों को बनाने के। डेमोक्रेसी वर्ड है, सिर्फ वर्ड बन के रह गया है। लोकतंत्र नाम का जो एक चिन्ह है वो चिन्ह ही बन के रह गया है, जिसको यहाँ पे अनफॉलो किया जाता है, फॉलो कभी नहीं किया जाता। भारत में जो है आतंकवादी अपने पांव पसार रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये हम सब जानते हैं। भाजपा के अंदर भाजपा के लोग जो हैं वो 90% परेशान हैं इस वक्त। जिसके पास इलीगल प्रॉपर्टीज़ होगी, जहाँ उसके पास कोई ऐसा चीज़ जो गलत किया हुआ होगा, वो बीजेपी में आके जाके वो पाक शफाक बन जाता है। यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे पाप धुल जाते हैं, वहाँ पे चोर चकारे कोई। देवेंद्र राणा जी और सुजीत सिंह सलाथिया ने उन्होंने किस तरीके से पार्टी ज्वाइन की वो उनकी मर्जी से जोर जबरदस्ती से किसी को लाने का आपको हक नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। और भाजपा के लोग बुखलाए हुए हैं, रविंदर रैना घबराए हुए हैं। लोगों से पूछें तो वो इन लोगों को देखना पसंद नहीं करते, वो इन लोगों का चेहरा देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि जीतने के बाद एक भी बार ये लोग उन लोगों में नहीं गए। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी और आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर। पहले तो हंसी आती है मुझे इनका स्मार्ट सिटी बोल के और लोगों को एक लॉलीपॉप देते हैं। मशीन का कोई काम नहीं होता, जिसकी सिफारिश है वो अपने मोहल्ले में करवाता है। सैनिटाइजर का कोई ऐसा ड्राइव का सिस्टम नहीं करता जो हमारे मतलब की सिफारिश के बिना वहाँ पे होता है। अगर जनता जाग जाए, अगर अब भी नहीं जागेगी तो जनता के साथ जितना अत्याचार हो रहा है इससे डबल ट्रिपल होगा। अगर अगले आने वाले दिनों में यहाँ पे क्राइम, भुखमरी, यहाँ की हालत, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का हेल्थ का सिस्टम, यहाँ का हर एक सिस्टम जो है वो ख़त्म होने पे आएगा। यहाँ पे गरीबों को हमेशा मरने नहीं, वो मारे जाएंगे, क्योंकि गरीबी ख़त्म नहीं, गरीबी ख़त्म करके और गरीब को मार के गरीब ख़त्म करके जाएंगी। अगर सेवा करनी है तो वो आम आदमी पार्टी ही एक जरिया है जो लोगों की सेवा कर सकता है। जमा टोकरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से शनिकांत चीफ जी, संसार जी, अब्दुल जी और परविंदर जी। ये चारों शख्स आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। शनिकांत चीफ जी, पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, जिस तरह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, सवाल पूछने का। किसान अगर प्रोटेस्ट पे बैठे थे, अपनी कोई बात रखने के लिए बैठे थे, एक गाड़ी आती है, उन्हें कुचल जाती है और वो बेचारे लोग मौत के आगे घुटने टेक देती है उनकी ज़िंदगी। किस तरह से देखते हैं, क्या ये कोई साजिश के तहत हुआ गया या कोई इंसिडेंस था? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी आपको और आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारी हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था 47 के बाद, तो जब यहाँ पे संविधान लिखा गया था, उस संविधान में जो डेमोक्रेसी नाम की जो चीज़ थी वो बीच में डाली गई, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र नाम का जो एक चिन्ह है वो चिन्ह ही बन के रह गया है, जिसको यहाँ पे अनफॉलो किया जाता है, फॉलो कभी नहीं किया जाता। सिर्फ डेमोक्रेसी वर्ड है, सिर्फ वर्ड बन के रह गया है, ना कि उसको पूरी तरीके से उसको जो है अपना लोकतंत्र को अपना उसका पालन किया जाता है। आप देख सकते हैं जब भी कहीं हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ हमारे देश में किसी भी तरीके की मुसीबत आती है, तो हम रोडों पर जहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, लोगों के प्रति जो है डिमांड्स को लेकर हम अपना रोडों पर, जहाँ प्रेस क्लब के आगे, जहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाते हैं। लेकिन वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ हमारे हिंदुस्तान में हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, काफ़ी जो हमारे किसान, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, यानी कि देश को या दुनिया को चलाने वाला भगवान, और दूसरा धरती पर रहने वाला वो किसान जो अन्नदाता होता है, उनको हम अन्नदाता बोलते हैं, जो हमारे पूरे देश, हमारे हिंदुस्तान की रसोइयों को, हमारे घरों को वो चलाते हैं और हमारे लोगों के जो है वो पेट वो पालते हैं। और साथ में जब पिछले 1.5 साल से वो अपनी डिमांड्स को लेके, जो काला कानून है उसको लेके ख़त्म करने के लिए काफ़ी देर से जो है अपना प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनकी जो डिमांड है वो इनके आगे जो है पूरी करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इनकी आंखों के आगे एक ऐसी पट्टी बंदी है, जो कि इनकी जो पट्टी है ना खुलने को जो है वो लगातार जो है कोशिश है। लेकिन हमारे किसान, हमारे वीर, हमारे जितने भी साथी हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज तक अपनी डिमांड को लेके कायम रखा है। और साथ में आप देख सकते हैं लखीमपुर खीरी यूपी में जो एक दर्दनाक वाकया जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना की है। क्योंकि वो जितने भी बीजेपी के हों, चाहे और भी कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके घरों की जब रसोई चलती है तो वही खाना, वही अनाज उन्हीं किसानों के खेत से आता है, उन्हीं किसान के हाथों से उगाया हुआ आता है, जब वो शाम को या सुबह दोपहर को खाते होंगे। शनिकांत जी, जिस तरह से
गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि सही तरीके से कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, पहले तो इन्होंने गिरफ्तारी के लिए काफ़ी जो है अटकलें की, जिस वजह से कहा कि हमारा वहाँ पे मिनिस्टर नहीं था, हमारा वहाँ पे लीडर नहीं था, वो ये था, वो कहीं और था। ये चीज़ें गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ अपने देशवासियों को जिन्होंने किसानों का साथ दिया, जो किसानों के साथ जाके किसानों के हक़ के लिए जो खड़े हुए और घुटने टेकने पड़े वहाँ की सरकार को और उनको अरेस्ट करने के लिए और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो कि हमारे किसानों ने वहाँ पे अपना हक़, जहाँ उनकी जो हमारी किसानों की शहादत हुई है, उनकी शहादत को जो है वर्कर मतलब कि उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दर्द दबोचा और अपना पुलिस स्टेशन में लेके कार्रवाई करते हुए उसको जेल के अंदर भरा। संसार जी, जिस तरह से देखा जाए कि 1947 में हिंदुस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए, एक हिस्सा हिंदुस्तान बन गया, दूसरा पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान ने तब से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 30-32 सालों से आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो आतंक फैलाकर मतलब हमारे यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह शुरुआती दिनों में आतंकवादियों ने मतलब सेलेक्टिव किलिंग स्टार्ट की थी, पिछले कुछ 15 दिनों में देख रहे हैं कि 7 के करीब इनोसेंट लोग मारे गए हैं। ये आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि भारत की राजनीतिक लोगों का जो कसूर है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर जो दुश्मन छुपे बैठे हैं, इस वक्त छुपे हुए हैं, जैसे इस वक्त की मौजूदा सत्ता में बैठी हुई जो हमारी सरकार है, जिस प्रकार ये शोर मचाया करते थे और किसी भी एक शहादत को लेकर के रोडों पर उतर आया करते थे, लेकिन ये कहा गया कि अब आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है और आतंकवादी जो है वो कश्मीर और पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे पूरे भारत में जो है आतंकवादी अपने पाँव पसार रहे हैं और कश्मीर के अंदर हत्याएं जो हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पुंछ के अंदर जो है वो हमारे सुरक्षा बल के जवानों को जो है वो शहीद किया गया, लेकिन अब भाजपा के लोग खामोश हैं। मैं सीधे तौर पर ज़िम्मेवार मानता हूँ भारत की सरकार के अंदर बैठे हुए उन नेताओं को और देश के प्रधानमंत्री को, जो खुले शब्दों में ये कहते थे कि आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन अब जो हालात हैं उन हालातों का जिम्मेवार मैं सीधे तौर पर इनको कहता हूं। सर, जिस तरह से देखा गया कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी एवं उनके जो संगठन साथ थे, एक मिलकर एक हाई वोल्टेज प्रदर्शन किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब देखा गया कि सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करती थी और आक्रोश में करती थी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया, सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं हुई। क्यों? मजबूरी है उनकी, दिल्ली में उनकी सरकार है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जम्मू में जो प्रशासन है वो भी दिल्ली से ही चलता है। तो ये किस तरह का मतलब भाजपा अपने ही खिलाफ प्रदर्शन करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है? देखिए, भाजपा के अंदर भाजपा के लोग जो हैं वो 90% परेशान हैं इस वक्त। 10% वो लोग हैं जिन्हें राजसत्ता की कुर्सी दी गई है या फिर उनके बिजनेस जो हैं वो अच्छे पदर पर चल रहे हैं, वो लोग खुश हैं। लेकिन 90% अगर आप सर्वे करें, अपना मीडिया लेकर के जाएं, तो उन लोगों से अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो 90% भाजपा के लोग परेशान हैं। उन लोगों के हक और हकूक़ दबा दिए गए हैं। वो खुद का अपना जो उनके खुद के काम थे या डिमांड्स थी या जिन वादों के साथ वो लोगों में उतरे थे, उन किसी भी वादों के ऊपर जो है भाजपा खरी नहीं उतरी और वो खुद लोग अब लोगों में आने से डरते हैं और वो शर्म फील करते हैं कि हम लोगों से क्या बोलें, लोगों से जाके क्या कहें। जो वादे किए थे वो वादे जिस बिहार पर हमने किए थे, जिस भाजपा की सरकार के आने के बाद हमने कहा था कि ये पूरे होंगे, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब वो लोग जो हैं वो भी परेशान हैं। सनीकांत जी, एक राजनीतिक गलियारों में एक अजीब सा मौसम बना हुआ था। कुछ अटकलें लग रही थी कि एनसी के कुछ लीडर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। पिछले रोज़ आपने देखा कि एनसी के 2 दिग्गज नेता जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। आपको क्या लगता है कि ये दबाव के चलते हुआ या रजामंदी से हुआ? देखिए अक्षय जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। देवेंद्र राणा जी जो थे अपनी एनसी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में, और सुरजीत सिंह सलाथिया थे, वो काफ़ी पुराने जो थे। मुझे लगता है कि स्टार्टअप ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से की होगी। अपनी लाइफ का, अपने बिजनेस का, अपनी कोई और भी जर्नी होगी उन्होंने वहीं से शुरू की होगी। लेकिन उन्होंने एकदम से ऐसा मोड़ लेना, वो मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ तो कोई दबाव है उनके ऊपर जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ की, यहाँ तो कोई प्रेशर था, यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ थी कि जो छुपाना चाहते थे बीजेपी में आके। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, कोई भी लीडर
जिसके पास इलीगल प्रॉपर्टीज़ होगी, जहाँ उसके पास कोई ऐसा चीज़ जो गलत किया हुआ होगा, वो बीजेपी में आके जाके वो पाक शफाक बन जाता है। जाने कि बीजेपी को एक अपने आप को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है कि वहाँ पे जाके सारे पाप धुल जाते हैं। बाकी चोर चकेरे और पापी लोग हैं, खाली यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे पाप धुल जाते हैं, वहाँ पे चोर चकेरे कोई नहीं है। लेकिन ये गलत चीज़ है। अगर आप लोगों ने हिंदुस्तान में, इस देश में राजनीति चलानी है तो इस तरीके की राजनीति ना चलाएं। आपको अगर लोग चाहेंगे तो तहे दिल से जो चाहने वाले लोग होंगे वही आपके पास पार्टी में आएंगे। ऐसे जोर ज़बरदस्ती से किसी को लाने का आपको हक नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। और दूसरी बात, देवेंद्र राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया ने, उन्होंने किस तरीके से पार्टी ज्वाइन की वो उनकी मर्ज़ी होगी, लेकिन मेरी ये सोच थी कि अगर आप उस पार्टी से, आपको मैं बोलूँगा जीरो से हीरो बनाने वाली अगर आपको वो पार्टी थी, अगर आपका उन्होंने उस पार्टी ने दामन पकड़ कर आपको आगे तक चलाया, यहाँ तक पहुँचाया, इस लेवल तक, तो आज आपको वो पार्टी छोड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो पार्टी आपकी एक माँ के समान थी, जिसने आपको समझो पाल पोस के बड़ा किया, जिसके साथ आप चल के काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, जिसके साथ चल के आप आज हिंदुस्तान में या जम्मू एंड कश्मीर में आपका जो नाम है वो बढ़िया बना है। तो मैं चाहता हूँ कि लेकिन आपको ये पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए था। अगर छोड़ी है तो वो फिर आपको पता होगा या उस पार्टी वाले को पता होगा, क्योंकि हमने जो काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो सिर्फ एक चीज़, आम आदमी पार्टी बैनर के तले हम उसके लिए आए हैं, उसके लिए रहेंगे, उसके लिए ही चलेंगे, क्योंकि लोगों की अगर सेवा करनी है तो वो आम आदमी पार्टी ही एक ज़रिया है जो लोगों की सेवा कर सकता है। सर जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी बहुत जल्द परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी आ जाएंगे। बीजेपी दावा कर रही है कि 50 से ऊपर हम सीटें ले लेंगे और चीफ मिनिस्टर भाजपा से होगा। आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा और भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। रविंदर रैना घबराए हुए हैं, इसीलिए तो अब ये उन लोगों को, उन चेहरों को ज्वाइन करवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ 1-2 सीटें इन्हें मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जम्मू के लोगों की बात पूछें या जम्मू के लोगों से पूछें तो वो इन लोगों को देखना पसंद नहीं करते, वो इन लोगों का चेहरा देखना नहीं पसंद करते, क्योंकि जीतने के बाद एक भी बार ये लोग उन लोगों में नहीं गए जिन लोगों से वोट लिए थे, जिन कामों पर वोट लिए थे। और आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो लोगों के बीच में और लोगों के साथ खड़े हैं। और दिल्ली के अंदर आपने देख लिया और पंजाब के अंदर के हालात भी आपने देख लिए। कांग्रेस और भाजपा और अकाली दल जैसी पार्टियां जो हैं वो डरी हुई हैं। वो डर का माहौल जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों में भी है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी और आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, वो आप देखेंगे यहाँ पे। सनिकाल जी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले हमने एक दिग्गज नेता जी से का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा गया जम्मू स्मार्ट सिटी के बारे में, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि ये सिर्फ फ्रॉड हो रहा है। आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चश्मा जम्मू स्मार्ट सिटी को कैसे देखता है? पहले तो हंसी आती है मुझे इनका स्मार्ट सिटी बोल के और लोगों को एक लॉलीपॉप देते हुए। स्मार्ट सिटी से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो हमारी जो लेक जो थी यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाने की जो बात बोली थी, उस आर्टिफिशियल के लेक के नाम से जो पीछे बाढ़ अपनी आई हमारे नानक नगर, गांधीनगर, संजय नगर, जहाँ हर एक एरिया में लेक तो वहाँ बनी हुई थी। यहाँ पे तो बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं इनके पास। और ऊपर से फिर जब थोड़े से लोग यहाँ पे बोले, हमने कुछ बातें बोली कि आपने अगर लेक के लिए यहाँ पे काम शुरू करने के लिए बोला था, तो फिर यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने तेज़ी दिखाई, लेकिन आज फिर से वही ठप है। और साथ में इन्होंने जो अपनी स्मार्ट सिटी की जो बात करते हैं, सिर्फ साइन बोर्ड, वो भी आप कुछ देख सकते हैं। अगर आप मुआयना करेंगे कुछ बोर्डों की तो साइन ही ऐसे हैं, ये भी नहीं पता चलता कि रास्ता ये पठानकोट जाता है या जम्मू सिटी जाता है। ऐसे ऐसे साइन बोर्ड इन्होंने लगाए हैं, वो लगा के दिखा दिए हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी। ट्रैफिक वैसे ही है, नालियाँ वैसे ही है, रोड वैसे ही हैं, हमारा सिस्टम वैसे ही है, हमारी पार्किंग सिस्टम वैसी ही है। और पार्कें आप देख सकते हो कहीं पर जहाँ पर मेंटेनेंस होती है वहाँ पर होती है। जो पैसा इनके पास आता वो लगाते हैं, जो नहीं आता वो पार्कें आज भी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हैं हमारे महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है बाहर, वहाँ पे जो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के क्रिएटर, जो यहाँ के राजा जिन्होंने रियासत बनाई है, उनकी आप देख सकते हो हालत क्या है। ना तो उधर छाता है, ना तो वहाँ पे इन्होंने कवरेज की है, ना लाइटिंग है। लाइटिंग है वो टूटे हुए पड़े हुए हैं, जो कि ऐसी हालत है जैसे म्यूनसिपलिटी उसको देख के भी अनदेखा करती है। लेकिन अगर हमारी स्मार्ट सिटी बनाने की ये बात करते थे तो हमारी सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर की, वो तो ठीक कर नहीं पाए। स्मार्ट सिटी कहाँ से ठीक करवाएंगे? और बोर्ड लगा के स्मार्ट सिटी का नाम और दर्जा बताते हैं, वो क्या
दर्जा है। हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर फॉगिंग मशीन का कोई काम नहीं होता, जिसकी सिफारिश है वो अपने मोहल्ले में करवाता है। सैनिटाइज़र का कोई ऐसा ड्राइव का सिस्टम नहीं करता जो हमारे मतलब कि सिफारिश के बिना वहाँ पे होता है। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है जो हमारे जम्मू और कश्मीर में होगा। सिर्फ पैसे इनके डिपार्टमेंट के पास जो भी आते हैं मिलजुल के खाते हैं और करप्शन करते हैं, और कोई कुछ नहीं है इनके पास सिवाय जुमले के, सिवाय धोखे के और सिवाय बेवकूफ़ लोगों को बनाने के। सर जी, रफ्तार जम्मू के माध्यम से जनता कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। अगर जनता जाग जाए, अगर अब भी नहीं जागेगी तो जनता के साथ जितना अत्याचार हो रहा है इससे डबल ट्रिपल होगा। अगर आप ऐसी सरकार रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले दिनों में यहाँ पे क्राइम, भुखमरी, यहाँ की हालत, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का हेल्थ का सिस्टम, यहाँ का हर एक सिस्टम जो है वो ख़त्म होने पे आएगा। और यहाँ पे गरीबों को हमेशा मरने नहीं, वो मारे जाएंगे, क्योंकि गरीबी ख़त्म नहीं, गरीबी ख़त्म करके और गरीब को मार के गरीब ख़त्म करके जाएंगे। ये थे आम आदमी पार्टी से युवा नेता, और इन्होंने रफ्तार जम्मू के माध्यम से जम्मू की कश्मीर की जनता से आह्वान किया कि आम आदमी पार्टी का दामन थामे, ताकि आपको हम बता सकें कि जम्मू कश्मीर का सही विकास कैसे हो सकता है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।